वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस राइजर की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मटेरियल्स हो या कोई नई अपडेट हो या कोई भी चीज़ हो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे साइक्लोट्रॉन को। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं और इस डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये डिवाइस क्यों ऊपर आ जा रहा है, इन सब की बात करेंगे। अब क्या हुआ कि एक्चुअल में अब तक जो हमने चार्ज पार्टिकल जितने भी पढ़े हैं, अब हमने उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो आपको पता वो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन को प्राप्त करता है, एक्सेलरेट होता है। जब उसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सर्कल में रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। इससे जो पहले वाला लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे आपको दोनों चीजें बताई गई है कि जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक्सेलरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सर्कुल में ऑर्बिट जो है रोटेट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में। और एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो कौन सी ट्रेजेक्टरी को ट्रेवल करेगा, और ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि साइक्लोट्रॉन की आवश्यकता क्यों पड़ी। साइक्लोट्रॉन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, अब हम क्या करना चाहते थे, किसी चार्ज पार्टिकल को एक ही टाइम के ऊपर हम ऐसा चाहते थे कि एक ही टाइम के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर लें, ताकि और एक्सेलरेट करके बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जब आप आगे आओगे तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, किसी टारगेट्स को, कोई टारगेट फिक्स होता है, उस टारगेट के ऊपर जो पार्टिकल एक्सेलरेट करवाया है उसकी स्ट्राइक करवाया जाता है, बम्बार्डमेंट की जाती है, टक्कर मरवाया जाता है, ताकि उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए। और इसके लिए एक ऐसा डिवाइस हमें चाहिए, एक ऐसी चीज हमें चाहिए कि जो किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दे। कभी सीबीएसई बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली ये नहीं पूछता कि साइक्लोट्रॉन बता दीजिए, वो कहता है कि एक हमें हाई काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है और उसका यूज किया जाना है किसी भी टारगेट को जो है स्ट्राइक करवाने के लिए। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका हम यूज करेंगे, तो ऐसा डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, और केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन होता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, नेगेटिव को नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। ऐसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल्स साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं होंगे। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस which is used to accelerate a positive charge particle like, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं प्रोटॉन आता है, उसमें आता है न्यूट्रॉन आता है, और इसके साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स ये सब आते हैं, इनके लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल है वो बस पॉजिटिव होना चाहिए, उसको अगर एक्सेलरेट करवाना है तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन का। तो सीधी सी बात ये है। दूसरी इसकी बात हम करते हैं यहां पे इसके प्रिंसिपल की। सेकंड फैक्टर हमारे पास कौन हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, अभी मैंने उस प्रिंसिपल को बता दिया। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक ही टाइम के ऊपर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करवाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड उसको किस में रोटेट करवाएगा, सर्कल में। ये पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करना होता है और मैग्नेटिक फील्ड का काम किसी पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करवाना होता है। तो यहां पे कहता है कि अगर हम एक ही टाइम के ऊपर, सिंगल टाइम के ऊपर किसी चार्ज पार्टिकल को, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, अगर उसको रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करवाएगा, एक्सेलरेट, एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल के अंदर रोटेट करवाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल simultaneously
साइमultaneously मतलब एक ही टाइम पे, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिख रहा हूं, एंड मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से लिख रहा हूं, ताकि आपको ये ज्यादा लंबा ना बने क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई accelerate the charge particle and magnetic field rotates in circle, ठीक है। रोटेट्स किस में करेगा? सर्कल में। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑसिलेटिंग होना चाहिए बच्चा पार्टी, ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों कंडीशन इसमें मैं साथ में बता रहा हूं कि व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल साइमल्टेनियसली प्लेस्ड इन, यहां पे प्लेस्ड लिख दो, साइमल्टेनियसली प्लेस्ड इन oscillating electric field and magnetic field, then electric field accelerate the charge particle and magnetic field rotates in the circle। ये दोनों काम होते हैं। ये किसका प्रिंसिपल है? साइक्लोट्रॉन का। होता क्या साइक्लोट्रॉन? किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, स्पीड अप कराने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, उसका प्रिंसिपल होता है जब किसी चार्ज पार्टिकल को साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगा और मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करवाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, और इसकी जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन बनेगी वो, और इसके डायग्राम की बात करते हैं। देखिए इसका डायग्राम और कंस्ट्रक्शन मैंने पहले से बना लिया, वरना आपको बहुत टाइम लगता, फिर ये वीडियो जो है लंबा हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये छोटा वीडियो हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा बातें हैं नहीं जो है। अब क्या होता है इसके अंदर, एक तो हमारे पास क्या बताया, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवाएगा और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट। तो हमने नॉर्थ और साउथ की टर्म में हमने इसको क्या प्रोवाइड किया है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी होना जरूरी है। और यहां पे लगा दिया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, दैट इज HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो क्या प्रोवाइड करेगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा इसको। यहां पे लिख देता हूं कंप्लीट, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ की टर्म में हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। इसके पास ये D1 और D2 दो सेमी सर्कुलर डीज हैं बच्चा पार्टी, D1 और D2 क्या है, D1 एंड D2 आर टू सेमी सर्कुलर डीज, टू सेमी सर्कुलर डीज हैं, ये दो सेमी सर्कुलर डीज हैं, ठीक है। ये विंडो है आपको, यानी कि जब ये पार्टिकल पूरे अपने जो है एक्सेलरेट हो जाएगा तो इस विंडो से निकलेगा और इस टारगेट से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ये इन दोनों के बीच गैप है बच्चा पार्टी, इन दोनों के बीच क्या है, गैप है, और इसी गैप के अंदर उस पार्टिकल को रखा जाता है जिसको हमें एक्सेलरेट करवाना। सपोज कीजिए हमने प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराना, तो हम प्रोटॉन इस गैप के बीच में रखेंगे, इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे जो आपको ये दिखाई दे रहा, इसके ऊपर जिस पार्टिकल को हमें क्या करवाना है, एक्सेलरेट करवाना है, उस पार्टिकल को इसमें रखा जाता है। तो हम इसको कैसे रख सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिख सकते हैं। साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए टू सेमी सर्कुलर डीज प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद सम गैप। ये क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए टू सेमी सर्कुलर डीज पैरेलल टू ईच अदर विद सम गैप एंड ए पार्टिकल इज टू बी फास्टेंड इज प्लेस्ड इन दिस गैप। जिस पार्टिकल को फास्ट करना है, एक्सेलरेट कराना है, उसको इस गैप में रखेंगे। एंड नॉर्थ और साउथ की टर्म में हम मैग्नेटिक फील्ड एंड HFO प्रोवाइड द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। हिंदी में बता दूं, दो सेमी सर्कुलर डीज होती है जो पैरेलल रखी जाती है कुछ गैप के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो मैग्नेट है इसको ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है, फास्ट करना है, उसको इस गैप में प्रोवाइड करेंगे। ये विंडो है, ये टारगेट है। ये पार्टिकल अपने पूरा एक्सेलरेट होने के बाद विंडो से निकलेगा और टारगेट से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि वर्क कैसे करता है। देखिए कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको दो सेमी सर्कुलर डीज की बात करता हूं। ऐसे नहीं बन रहा, इसको अलग से ही बना देता हूं। दो सेमी सर्कुलर डीज इस प्रकार से, देखिए सबसे पहले हमने क्या ली, दो सेमी सर्कुलर डीज ले ली,
और इनके बीच कोई ना कोई गैप रख दिया। अब ये दोनों सेमी सर्कुलर डिस्क कुछ इस तरह से होंगी, दैट इज द फर्स्ट वन एंड दैट इज सेकेंड वन। ये दो सेमी सर्कुलर डिस्क, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक को D1 बोल दो, दैट इज द D1 एंड दैट इज D2 हो जाएगी। इसके साथ यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को हमने यहाँ पे रख दिया है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसको हम लिखेंगे HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और इसके बाद हमें इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे ये हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज द नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, जैसे आपने पहले डायग्राम देखा इसी तरह से हमने इसको बना दिया है, नॉर्थ और साउथ। अब जिस पार्टिकल को फास्ट करना है उस पार्टिकल को हम इस गैप में रख देते हैं। सपोज कीजिए हम अल्फा पार्टिकल को फास्ट करना चाहते हैं। किसको फास्ट करना चाहते हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को किसको फास्ट करना चाहते हैं? अल्फा पार्टिकल को। उसको यहां पे रख दिया इस P पॉइंट के ऊपर, जो आपको ये दिखाई दे रहा है P पॉइंट, इसके ऊपर। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर इसको प्लेस कर दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके साथ साथ यहां पे एक विंडो प्रोवाइड कर दी, दैट इज द विंडो। ठीक है, और विंडो के बाद यहाँ नीचे कोई टारगेट बना देंगे हम इसका। इस नीचे वाली मैग्नेट को थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि यहाँ पे हम टारगेट बना सके। हम यहाँ को कुछ ऐसे ले लेते हैं साउथ, और यहाँ से निकल के पार्टिकल जाएगा इस टारगेट के ऊपर। ये हमारा क्या हो गया? टारगेट हो गया। ठीक है, अब इसके वर्किंग की बात करते हैं। यहाँ पे वर्किंग को देखते हैं, इसका वर्किंग कैसे काम करती है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या होता है? पोलैरिटी को चेंज करना डीज की। सपोज कीजिए कि स्टार्टिंग के अंदर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, इसकी पोलैरिटी क्या? पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनता है? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी बनेगा एक पॉजिटिव एंड होगा, दूसरा नेगेटिव एंड होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम होता है टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ डीज। इसका वर्क बता देता हूं, टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ डीज, पोलैरिटी ऑफ डीज। डीज की पोलैरिटी को क्या करता है भाई? चेंज करता है। ये काम होता है इसका, टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ डीज। अब सपोज कीजिए सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को यहां रख दिया मैंने, और स्टार्टिंग में इस एंड को नेगेटिव बोला और इस डी को हमने क्या बोला? पॉजिटिव बोला। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये पार्टिकल किस तरफ जाएगा? इस तरफ मूव करेगा। इस तरफ मूव करके ये पार्टिकल कहां तक पहुंचेगा? यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, यहां तक। जैसे इसने हाफ सर्कल को कवर किया, ये इस पॉइंट तक पहुंचा, उसी टाइम के दौरान, तुरंत उस टाइम के दौरान ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसकी पोलैरिटी को नेगेटिव कर देगा और इसकी पोलैरिटी को कैसा कर देगा? पॉजिटिव। क्या काम था इसका? टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ डीज। मैंने फिर से समझा रहा हूं, ये P पार्टिकल यहां पे अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस डी के ऊपर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करते ही ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। जब तक ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचते हुए ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा? यहां पर पहुंचने के बाद इस की पोलैरिटी को नेगेटिव और इसकी पोलैरिटी को पॉजिटिव कर देगा। अब आपको पता है कि ये पार्टिकल यहां पहुंचने के बाद पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होगा? रिपल्सन, और इस नेगेटिव का क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये पार्टिकल क्या पहुंचेगा? अब यहां पे पहुंचेगा। यहां पे पहुंचने के बाद ये फिर ऐसे रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ? ये रोटेट करेगा। यहां पहुंचते ही फिर से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको तो नेगेटिव बना देगा और इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। फिर से चेंज कर देगा। चेंज करते ही क्या होगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और फिर से क्या जाएगा? ऐसे जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। यहां जाते ही फिर से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको नेगेटिव बना देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, और फिर से क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो इस तरह से क्या करता रहेगा? रोटेट करता रहेगा। इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, और एक टाइम के ऊपर इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि इस विंडो से निकलेगा और टारगेट से जाके क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो इस तरह से इस पार्टिकल को फास्ट किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का बड़ा महत्व है, नॉर्थ और मैग्नेट है उसका भी दोनों का महत्व है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड देता है जो डीज की पोलैरिटी को चेंज करता है। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, इस डी के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन, यहां पहुंचा। इसी के बाद यहां पहुंचते ही तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इस डी को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर देगा, इसका अट्रैक्शन होगा, ये घूमेगा, और ऐसे ऐसे करते करते बड़े सर्कल में घूमता रहेगा। इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी और सर्कल का साइज बढ़ता रहेगा, और आखिरी में इस विंडो से निकलेगा, जो आपको ये विंडो दिखाई दे रही है, और किससे स्ट्राइक करेगा? टारगेट से जाके स्ट्राइक करेगा इससे। ये होती है इसकी वर्किंग, जिसको कहते हैं वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन, वर्किंग बोलते हैं। तो ये वर्किंग होगी आपकी साइक्लोट्रॉन की। ठीक है, और इसका जो मैं है आपको वो डाल दूंगा, आप कहोगे तो लिंक जो है
टेलीग्राम के ऊपर इसकी कंप्लीट थ्योरी डाल दूंगा, जिसको चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर दे, टेलीग्राम में जाके आपको मिल जाएगी इसकी कंप्लीट जो थ्योरी है, जो भी होगी आपको। तो ये हमारे पास वर्किंग होगी। अब देखिए इसके अंदर बात करते हैं हम। अब मैंने आपको पहले से ही बताया था, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल को किस में रोटेट करवाता है, सर्कल में रोटेट करवाता है। इसकी वर्किंग का पहला पॉइंट, तो पार्टिकल किस में घूमेगा, रोटेट्स इन सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटेट्स इन सर्कल। देख सकते हो आप सर्कल्स बन रहे हैं, ये सर्कल बना, ये बना, ये बना, ये बना, ऐसे सर्कल में। जब पार्टिकल सर्कल्स में रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स आता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू वी इंटू बी और साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे थीटा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर लगेगा। सो फोर्स कम्स आउट टू बी ए क्यू वी इंटू बी के बराबर। और इसी प्रकार यहां पे जो सर्कल में कोई चीज घूमती है तो किसके कारण घूमती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ये बात, जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वो सर्कल में घूमता है केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ये 11th क्लास में बताई गई थी, और इससे पहले वाला जो लेक्चर उसके अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे घूमता है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब वो सर्कल में रोटेट कर रहा है तो हमारे पास क्या हो गया, mv²/r के बराबर। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो क्या बनेगा, mv² डिवाइडेड बाय में r इज इक्वल टू में क्यू वी इंटू बी के बराबर। एक वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू में एम वी डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू बी के बराबर। देखिए r निकालेंगे तो m इंटू वी ऊपर रहा और क्यू भी नीचे आ गया और r ऊपर चला गया, ऐसे हमने इसको कर रीअरेंज। यहां से आपको एक बात देखने को मिल रही होगी कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रही है, वेलोसिटी के। यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इस सर्कल की रेडियस बढ़ती जा रही है, पहले इतनी रेडियस में घूम रहा था, अब ज्यादा रेडियस में घूमा, उससे ज्यादा रेडियस में, उससे ज्यादा रेडियस में। इसका मतलब जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तभी तो मैं कहता था कि ये सर्कल में घूमता रहेगा, सर्कल बड़ा होता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और एक टाइम के ऊपर इस विंडो से निकलेगा और किससे जाके स्ट्राइक करेगा, टारगेट से जाके स्ट्राइक करेगा। तो इसलिए यहां से प्रूव हो गया कि रेडियस के बढ़ने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती रहती है। यह बात प्रूव कर दी है। अब देखिए, मैंने यहां पे एक बात और आपको बताई थी कि जब यह पार्टिकल इस हाफ सर्कल को कवर करता है, यहां से यहां तक पहुंचता है, यहां से यहां तक पहुंचता है, उसी टाइम के दौरान, मैं फिर से इसको ब्लैक से डिनोट कर रहा हूं, जब ये सर्कल को कंप्लीट करके यहां से यहां तक पहुंचता है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये क्या करती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इस डी की पोलैरिटी को चेंज कर देती है। मतलब क्या हुआ, जितना टाइम ये पार्टिकल यहां से चल के और इस हाफ सर्कल को कवर करने में लेता है, उतने ही टाइम के अंदर ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर डीज की पोलैरिटी को चेंज कर देता है। इसी प्रकार ये जब इस हाफ सर्कल को कवर करने के लिए यहां से लेके यहां तक पहुंचता है, जितना टाइम यहां से लेके यहां तक लगता है, उतने ही टाइम में फिर से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या कर देता है, पोलैरिटी को चेंज कर देता है। इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। रेजोनेंस की कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड हो रही है कि जितना टाइम हाफ सर्कल कवर करने में लेता है एक पार्टिकल, उतने ही टाइम के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या कर देता है, चेंज कर देता है उस पार्टिकल की पोलैरिटी को। ये बात आ गई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगला वर्किंग का पॉइंट सेकंड, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन ऑफ रेजोनेंस यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है। कैसे सेटिस्फाइड हो रही है, देखिए क्या होगा, टू चेंज द टाइम टेकन टू चेंज द पोलैरिटी, टाइम taken to cover half circle, ठीक है। हाफ सर्कल को कवर करने के लिए जो टाइम होता है वही टाइम किसके बराबर होता है, टाइम टेकन टू चेंज पोलैरिटी, यही तो बताया। यानी कि जितने टाइम में वो पार्टिकल हाफ सर्कल कवर करता है, उतने ही टाइम के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलैरिटी को चेंज कर देता है। मतलब सपोज कीजिए कि एक पूरे सर्कल को कवर करने के लिए उसने टाइम लिया t, तो आप सर्कल को लिए कितना लेगा, t/2, और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, स्मॉल t टाइम, और उसके अंदर उसने क्या किया, उसके अंदर उसने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की उसको चेंज कर दिया। या ऐसे समझ सकते हो, देखो मैं समझा दूं आपको, पीछे देखिए, सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल यहां से चल के एक सर्कल को कंप्लीट करता है यहां तक वापस। इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसने टाइम लिया है t के बराबर, तो आधे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, t/2 के बराबर लेगा। ठीक है, तो आधे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मान लिया मैंने t/2 टाइम के बराबर लिया।
ठीक है। अब इसके बाद जब ये आधा सर्कल होता है कंप्लीट यहां से यहां तक का, उतने ही टाइम में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या कर देता है, पोलैरिटी को चेंज कर देता है। मतलब उसके लिए जो टाइम लगा आपके पास, वो टाइम कितना लगा, टी के बराबर लगा। ठीक है, टी के बराबर लगा। अब देखिए क्या होगा, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू में 2 इंटू में टी के बराबर हो गया, इतना हो गया। अब ये टाइम पीरियड क्या है, कंप्लीट सर्कल होता तो टाइम पीरियड होता 2 पाई एम डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू बी। टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पहले निकालना सिखाया था, किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूं। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी, ये फार्मूला होता है। और इसके अंदर जो हमने अभी अभी वैल्यू निकाली थी किसकी, आर की वैल्यू, ये एम वी बाई क्यू बी, ये वैल्यू इसमें पुट करो तो आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब हाफ सर्कल को कवर करना है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, पाई एम डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू बी। किसके लिए, हाफ सर्कल के लिए, हाफ सर्कल के लिए, ठीक है, आधे सर्कल के लिए। तो टाइम पीरियड टोटल कितना आ जाएगा, 2 पाई एम डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू बी। ये 2 रहा, टी की जगह पाई एम बाई क्यू बी, तो ऑप्शन आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड आ गया इस प्रकार से। अब इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, अब इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट वर्किंग का, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखिए जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज द हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, यही होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू हमने निकाली थी एम वी डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू बी, ये निकाला था फार्मूला, देख सकते हो, नहीं पता तो ये रहा एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, इसके बराबर। अब क्या करें, यहां से वेलोसिटी को फाइंड आउट करें, वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा क्यू इंटू बी इंटू आर डिवाइडेड बाय में एम। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज द हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बी का स्क्वायर और साथ में किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एम का स्क्वायर। एक एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी ए क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू एम के बराबर। यह आ गई काइनेटिक एनर्जी आपके पास। यह आने के बाद देखिए, सपोज कीजिए मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं, केवल और केवल अल्फा पार्टिकल। जब आप अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो तो आपके लिए एक बात फिक्स हो गई है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो फिक्स होगा, चार्ज अब चेंज नहीं हो सकता, इसलिए चार्ज हो गया फिक्स। उसका जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो भी फिक्स हो गया, वो भी चेंज नहीं हो सकता, तो एम भी फिक्स। अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है उसको, उस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड किया है वो भी फिक्स हो गया। सपोज करो हमने 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड कर दिया तो वो तो फिक्स हो गया। आर वेरी कर सकता है, कैसे वेरी करता है, देखिए पहले छोटा सर्कल था, फिर बड़ा सर्कल होता गया, फिर और बड़ा सर्कल होता गया, फिर और बड़ा सर्कल होता गया, इस प्रकार से बड़ा सर्कल होता गया और विंडो से बाहर निकल के उसके ऊपर स्ट्राइक किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है उसमें अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर सबको पता है 2 इंटू ई के बराबर चार्ज होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास उसका 4 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 4 एम के बराबर होता है, वो भी फिक्स होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने रख दिया वो भी फिक्स है, चेंज कौन हो सकता है, आर चेंज हो सकता है। अगर हमारे पास आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, देन काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम के बराबर। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के उसकी रेडियस के, तो जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ही पार्टिकल तेज दौड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आई कहां से है, वेलोसिटी के कारण। देख लीजिए क्यू फिक्स है, एम फिक्स है, बी फिक्स है, यहां पे वेलोसिटी भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के। अगर आर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब जितना ज्यादा आर होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी। इसका मतलब इस आर मैक्सिमम की वैल्यू को मैं अगर किसके बराबर लिख दूं, कैपिटल आर, मैंने माना कि इसकी रेडियस बढ़ के कैपिटल आर के बराबर होगी, उसके बाद नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, सपोज कीजिए कि इस डी की रेडियस आर है, ये जो हमारे पास डी ली गई है, इस डी की रेडियस हमारे पास कितनी है, आर है, तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती रेडियस इससे, क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, इससे ज्यादा तो होगी नहीं क्योंकि फिर तो टारगेट से बाहर आ जाएगा। जितनी डी की रेडियस है उतना ही वो क्या कर सकती है, वेलोसिटी और रेडियस को गेन कर सकती है। ये हो गया।
अब देखिए आर मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू मैं क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू एम। ये हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद बात सुनिए यहां पे, अगर आपको साइक्लोट्रॉन अच्छा चाहिए, साइक्लोट्रॉन अच्छा कौन, क्योंकि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो यूज किया जाता है किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। अब साइक्लोट्रॉन अच्छा वही हो सकता है जिसके पास ज्यादा स्पीड हो, जो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सके, ज्यादा स्पीड गेन करवा सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डी की रेडियस है, जो हमारे पास डी ली है, इन डी की रेडियस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई वो कैसे हो सकता अच्छा, तो आप कहोगे कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा लगाओ, उसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, उस डी जो आपने ली है वो मैक्सिमम रेडियस की लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा डी की रेडियस है उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी को गेन करेगा। तो अच्छे साइक्लोट्रॉन के लिए डी का साइज बड़ा लेना पड़ेगा, न कि छोटा। फॉर बिग साइज की डी लेनी पड़ेगी, ये बात है। तो ये साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन की क्या है आपको बता दूं, साइक्लोट्रॉन का यूज तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। सपोज कीजिए टारगेट है और ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इस टारगेट को हमने डिसइंटीग्रेट करना, दो भागों में तोड़ना है, तो साइक्लोट्रॉन आएगा और इससे स्ट्राइक करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा। दूसरा, किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए भी इसका यूज हो जाता है, जैसे अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, या फिर जो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके लिए न्यूट्रॉन होगा, ऐसे। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं हम। लिमिटेशंस, ठीक है, पहली लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल, ये किसको एक्सेलरेट नहीं करेगा, न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, सेकंड इसकी लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नॉट एक्सेलरेट, इट कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये एक्सेलरेट वर्ड यहां पे रह गया। एक्सेलरेट नहीं कर सकता न्यूट्रल पार्टिकल को, और दूसरा किसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को। थर्ड इसकी बात करेंगे, क्या लिया हमने, मास को जो है कांस्टेंट माना है। हमने माना है कि जो मास होगा पार्टिकल को, जब वो एक्सेलरेट होता है तो कांस्टेंट रहता है, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मास डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। हमने क्या माना था इस पीछे वाले केस में, देखिए जब काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज किया तो मैंने कहा क्यू भी फिक्स हो गया, बी फिक्स हो गया, अल्फा पार्टिकल लिया तो उसका मास भी फिक्स हो गया। बट जब पार्टिकल एक्सेलरेट होता, वेलोसिटी को गेन करता, तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर द रूट मास डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। बट हमने क्या लिया, उसको कांस्टेंट लिया है। तो ये तीन बड़ी बड़ी हमारे पास लिमिटेशंस हैं, जिसमें एक हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता, दूसरा हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता। ठीक है, चलो न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मान लिया कि वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता। बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो है, वो तो कर सकता है, क्योंकि वहां पे डीज भी है, उसकी पोलैरिटी को चेंज करेगा, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है तो नेगेटिव भी तो पॉजिटिव को कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कर सकता। ये इसकी बड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लेते हैं। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम कम होता है। इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है, यानी कि जब तक लाइट पार्टिकल होने के कारण क्या होगा, वो जैसे उसको इस गैप के अंदर प्लेस करेंगे यहां पे, तो ये इतना स्पीड से दौड़ेगा कि ये यहां पे पहुंच जाएगा पहले, और तब तक ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मास 1837 टाइम कम है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को यहां रखा, ये दौड़ के जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, बट उतने टाइम के अंदर HFO इसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया तो ये वर्क करना बंद कर देगा, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। तो अब कहोगे कि सर फिर तो आप पॉजिटिव चार्ज को ही कर सकते हैं, अब आगे कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को या न्यूट्रल पार्टिकल्स को कभी एक्सेलरेट ही नहीं कर सकते। नहीं बेटा, कर सकते हैं। उसके लिए आया सिंक्रोट्रॉन, बिट्टाट्रॉन। ठीक है, तो सिंक्रोट्रॉन और बिट्टाट्रॉन ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे बिट्टाट्रॉन नाम से ही है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो उसको क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है, तो उनका यूज किया गया, उनके लिए अलग डिजाइन किया गया। इसके लिए बात की हमने, जो हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। तो सिंपल सी वर्किंग थी और क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम कुछ जो आ सकते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल,
पे ले लेते हैं हम, ये गायब हो गया, यहां पे मिलेगा ये न्यूमेरिकल, ये रहा। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के लिए टेक्निक आपको पहले ही बता रखी है। सबसे पहले गिवन सिचुएशन हम यहां पे लिख लेंगे, जो दे रखा अगले ने, जो क्वेश्चन वाला बोल रहा है वही सिचुएशन। क्या बोल रहा है? इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय ए रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कौन है बच्चा पार्टी? HFO है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, बाय 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय प्रोटॉन इन साइक्लोट्रॉन टू अचीव 1/6 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि उसकी स्पीड c/6 करने के लिए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से 1/6 करने के लिए कितने रिवॉल्यूशन की जरूरत है? n का मतलब रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशंस की जरूरत है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। मास ऑफ प्रोटॉन इन्होंने दे रखा है, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। अब ये भी मैंने बताया था, जब पार्टिकल है, अब किसी गैप के अंदर रखेंगे, सपोज करो मैं यहां पे छोटा सा चित्र बना लेता हूं, ये डीज थी दोनों की दोनों इस प्रकार से, और यहां पे HFO लगा दिया था, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। तो इस पार्टिकल में यहां पे हमने एक पार्टिकल रखा प्रोटॉन, और वो प्रोटॉन को c/6 स्पीड करने के लिए ऐसे कितने सर्कल लगाने पड़ेंगे, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा V के बराबर, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बनता है, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी ले ली हमने? V की बराबर ले ली। समझ आ रही है बातें? अच्छा, अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो E इंटू V के बराबर ये होगी, यानी कि कहने का मतलब मैं यहां पे ये समझाना चाहता हूं बच्चा पार्टी, कि जब ये पार्टिकल यहां से चल करके और यहां तक पहुंचता है तो ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलैरिटी को चेंज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल हाफ सर्कल को कवर करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? उस काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसके बराबर है? E इंटू V के बराबर, यही तो होती है, E इंटू V। अब ये कंप्लीट सर्कल करेगा तो E इंटू V इसके लिए, और E इंटू V इस आधे वाले नेक्स्ट सर्कल के लिए, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट के लिए कितनी हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ E इंटू V के बराबर, इतनी हो जाएगी, क्योंकि हाफ सर्कल को कवर करने के लिए E इंटू V, और अगले हाफ सर्कल को कवर करने के लिए फिर से E इंटू V, तो टोटल किसके बराबर होगी? 2 टाइम्स ऑफ E इंटू V के बराबर, इसके बराबर हो गई है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है बात? ये किसके लिए थी बच्चा पार्टी? ये एक रिवॉल्यूशन के लिए थी, एक रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है ये, वो हमें फाइंड आउट करने के कितने रिवॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। तो वो सपोज कीजिए उसने n रिवॉल्यूशन लिए, कितने लिए? n रिवॉल्यूशन, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? उसके लिए चाहिए n टाइम्स ऑफ 2 इंटू E इंटू V के बराबर, इतने हमारे पास क्या चाहिए? हमें रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। यहां तक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, फिर आगे बात कर, यहां तक समझ आ गया होगा सबको। अब जो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दोनों एनर्जी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इक्वल होगी तो क्या आएगा? दैट इज द हाफ m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू n 2 इंटू वी के बराबर। n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, बाकी सारा नीचे आएगा, तो m इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 2 4 e इंटू वी, दैट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं, तो देखिए उसके लिए मास आपको गिवन है 1.67 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? c/6, मतलब c स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 ये रहा डिवाइड में, और इलेक्ट्रॉनिक E की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय में पोटेंशियल कितना दे रखा है? 25 किलो वोल्ट, तो 25 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो वोल्ट को वोल्ट में चेंज करोगे तो 10⁻3 के बराबर। अब इसको कंप्लीट को सोल्व कर लीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू लगभग 261 रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे जब इसको सोल्व करोगे। c की वैल्यू कितनी प्लेस करोगे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये c की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार। अब करते हैं नेक्स्ट की बात। अब सिमिलरली आपको क्या करना होगा बच्चा पार्टी? यहां पे लिखना आपको सॉल्यूशन, और यहां पे लिखना आपको गिवन सिचुएशन जो दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? ए साइक्लोट्रॉन हैज एन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मिली हार्ट्स। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मेगा हार्ट्स है बच्चा पार्टी, ये
मेगा हार्ट्स के बराबर है। इसको चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁶, और ये किस में चेंज हो जाएगा, हार्ट्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड ए डी रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर, डी की रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर के बराबर है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ड्यूट्रॉन ऑफ मास। अब ड्यूट्रॉन का मास आपको गिवन है, ये दे रखा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 3.3 × 10⁻27 kg, एंड चार्ज उसके ऊपर दे रखा है, चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। फाइंड द एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन एमर्जिंग फ्रॉम साइक्लोट्रॉन। क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन हैज ए ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, उसके पास फ्रीक्वेंसी है, रेडियस ऑफ डी इज गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ड्यूट्रॉन। एक तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर जो एक्सेलरेट करने के लिए चाहिए, और दूसरा मास दे दिया, चार्ज दे दिया, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन, और दूसरा हमें क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन चाहिए। ये दो बातें चाहिए आपको, ठीक है। अब एक बात सोचिए यहां पे, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, आपको निकाला था Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m, ठीक है। इसके बराबर होता है 2m, देख लीजिए आप, ये निकाला था काइनेटिक, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m, दिस इज द फार्मूला। ये आपको निकाल के दिखाया था अभी, तो ये आपके पास क्या हो गया, एनर्जी का फार्मूला हो गया। इस एनर्जी के फार्मूले में चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है, इस एनर्जी के फार्मूले में मास की वैल्यू आपको गिवन है, इस एनर्जी के फार्मूले में रेडियस आपको गिवन है, बट इस एनर्जी के फार्मूले में मैग्नेटिक फील्ड नहीं गिवन है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे किसको फाइंड आउट करना होगा बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज mv डिवाइडेड बाय में q इंटू बी के बराबर। एक तो ये होता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आया, चार्ज मास आ रहा, पर वेलोसिटी नहीं यहां पे, तो वेलोसिटी नहीं है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस फार्मूले को रब करो। दूसरा फार्मूला क्या था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू में 2 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय में q इंटू बी के बराबर। अब क्या करेंगे हम, b निकालेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय q, टाइम नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा 1/t, और 1/t को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, फ्रीक्वेंसी। 1/t को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो b इज इक्वल टू में 2 इंटू पाई इंटू एम, और फ्रीक्वेंसी बन गया ये डिवाइडेड बाय में चार्ज बन गया, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को फाइंड आउट करो, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b इज इक्वल टू में 2, और पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, मास अगले ने दे रखा है, मास उन्होंने प्रोवाइड कर रखा, मास की वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻27 kg के बराबर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, और उसको चेंज किया तो 10 इंटू 10⁻6 ये होगा, डिवाइडेड बाय में चार्ज, चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है यहीं पे, चार्ज इज 1.6, ये दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻19 इसके बराबर। अब क्या करना है, इन सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम कहां पे रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, और एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे जो कि है Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m। अब मैं इसमें रख के निकालूंगा तो बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको फॉर्मूला बता दिया, B निकाल के दिखा दिया, इसमें रखो, चार्ज आपको गिवन है, R आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, और M आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके डिवाइडेड बाय 100 कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साइक्लोट्रॉन के ऊपर। होप है कि आपको ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर कर सको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।